जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का आपका ज्योग्राफी का जो बोर्ड का एग्जाम है वो 2 मार्च 2023 को होने वाला है, जिसके लिए हमने आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी करवाई हुई है। लेकिन इसको और भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर को आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपकी ज्योग्राफी के बोर्ड की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखना, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए, अभी तक आप अपने 3 से 4 बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको इतना तो ज्यादा लग ही गया होगा कि आपका जो फ्रंट पेज होता है वो इस तरीके का रहेगा, जिसमें सेट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ करके। ठीक है, यहाँ पे सीरीज रहेगी और यहाँ पे आपको 2 नंबर लिखना होता है, इस यहाँ पे कुछ कोड होता है। ठीक है, नोट पे आपको 2 मेन चीजें याद रखनी होती है कि टोटल प्रिंटेड पेज कितने होंगे, 21 20 25 30 कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल जो आपके क्वेश्चन है पेपर में वो 30 होने चाहिए, ये आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और साथ ही ये कि आपका जो भी एग्जामिनेशन इंचार्ज रहेगा वो आपके पेपर के टाइमिंग से ठीक 15 मिनट पहले यानी कि 10-15 पे आपको ये जो ज्योग्राफी का पेपर है ये पढ़ने के लिए दे देगा, क्योंकि सीबीएसई का नियम है भाई कि आपको हर एक पेपर 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब पेपर जो है बच्चों इसका पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपकी टाइमिंग होगी 3 घंटे की, और टोटल पेपर की वेटेज है ये रहने वाली है 70। अब पेपर के पैटर्न को थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। तो पेपर रहेगा आपका 4 सेक्शन में टोटली डिवाइडेड, ए बी सी और डी। ठीक है, जिसमें खंड ए में आपके 1 से लेके जो 17 क्वेश्चन है ये बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब खंड बी में जो क्वेश्चन है बच्चों ये 18 से 23 ऐसे प्रकार के, यानी कि पहले तो 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये स्रोत आधारित रहेंगे, जिसमें एक आपको पैसे ले लिया जाएगा और एक आपको चित्र दे दिया जाएगा। उस आधार पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी नॉर्मली होंगे। ठीक है, इसमें आपको एक क्वेश्चन में चॉइस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद खंड सी जो रहेगा बच्चों इसमें 24 से जो 28 प्रश्न है ये आपके रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। फिर आपका खंड डी जो रहेगा बच्चों ये आपका एक वर्ल्ड मैप रहेगा और एक इंडिया का मैप रहेगा, 5-5 नंबर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न हो जाता है। अब इस पेपर को ऑलरेडी हम आधे से ज्यादा सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि खंड ए और खंड बी यानी कि आपके टोटल 17 एमसीक्यू और 3 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है उसे हम पार्ट 1 में इस पेपर के ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक दे देंगे, यहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, 24 25 26 27 28 इनको, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 जो वर्ल्ड मैप के, इनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने किस तरीके से देखा था। तो पिछली वीडियो में हमने देख सकते हैं खंड नंबर के एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे थे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने अच्छे से रेडी किए थे। ठीक है, तो आप इन सभी को जाके जरूर से रेडी कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ठीक है, चलिए हम सीधा चलेंगे अपने सेक्शन नंबर सी की तरफ। ओके, तो यहां से हमारा सेक्शन नंबर सी बच्चों शुरू हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 जो है ये हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बड़े वाले। ठीक है, लॉन्ग आंसर बेस्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पेपर में आया है, हो सकता है आपके लिए क्रिटिकल हो, लेकिन बहुत इजी से आपको तरीके से समझाऊंगा। जैसे 24 हमारा प्रश्न क्या कहता है, भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए एवं इनके क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़े थे, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये भरमौर क्षेत्र के लिए विकास का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा ये था, ये जो एरिया है भरमौर क्षेत्र, इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, इवन जो हिमाचल के अन्य प्रदेश हैं उनके समानांतर विकास करने के लिए, उनके उद्देश्य से कुछ योजनाएं, कुछ कदम यहाँ पे उठाए गए थे भरमौर क्षेत्र के लिए। तो क्या क्या कदम उठाए गए थे उनको देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि इस एरिया के लिए जो आधारभूत अवसंरचना है, आधारभूत अवसंरचना यानी कि कुछ विद्यालयों का या फिर अस्पताल यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा, इसका विकास इस एरिया में तेजी से किया गया। ठीक है, साथ ही यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं,
इनको अच्छा जल मिल सके, पीने योग्य स्वच्छ जल मिल सके, इसकी उपलब्धता करवाई गई। साथ ही अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जा सके जिससे कि इनका परिवहन अच्छा हो सके, इस पे ध्यान दिया गया था। संचार तंत्र को और मजबूत बनाया गया जिससे कि ये जानकारी रह सके हर एक चीज की, एवं यहाँ पे बिजली जो थी वो और ज्यादा देर तक पहुंचाई जाने लगी थी। ठीक है, अब जब ये पहाड़ी इलाके में रहते थे तो इसीलिए यहाँ पे कृषि के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाने लगे, और कैसे, जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए ऐसे तरीके। ठीक है, इवन इस एरिया में पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए थे। ठीक है, तो भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए ये कुछ कदम उठाए गए थे। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और जहां तक मुझे लगता है कि आप बच्चों ने इस प्रश्न के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है इसीलिए, बट ये क्वेश्चन आता है। एक ये वाला और एक वो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र वाला है ना, वो क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों को आप रेडी कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाए गए भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए, इनका क्या प्रभाव पड़ा इस एरिया पे। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी, क्योंकि देखो विद्यालय खोले गए तो जो पहले नहीं पढ़ते थे या फीस ज्यादा लगती थी या जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे वो भी पढ़े लिख गए और यहाँ पे लोग साक्षर बन गए। ठीक है, मेनली यहाँ की जो स्त्रियां थी जो ज्यादातर घर का काम करती थी वो अपने खाली समय में क्या करती थी, पढ़ाई का काम कर लेती थी। इसीलिए अब छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियां एवं महिलाएं भी पढ़ लिख चुकी थी इस एरिया में। ठीक है, दालों एवं अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि देखो कृषि के नए नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए तो इससे दालें जो थी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, और ऐसी फसलें जो व्यापारिक फसलें होती थी, नकदी फसलें, वो ज्यादातर उगाई जा सकी। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। ठीक है, सामाजिक में जो स्त्रियां थी वो ज्यादा शिक्षित हो गई। ठीक है, कृतियों जैसे बाल विवाह से समाज को मुक्ति, यानी कि जो कुरीतियां फैली हुई थी बेसिकली, और जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां, सती प्रथा जैसी कुरीतियां, तो ये खत्म हुई। कैसे, क्योंकि जो महिलाएं थी वो भी साक्षर बन रही थी, पुरुष भी साक्षर बन रहे थे। तो जब शिक्षा फैलेगी, सिंपल सी बात है भाई, ये कुरीतियां जो परंपराएं चली आती है वो खत्म ही होंगी। ठीक है, लिंग अनुपात में सुधार आया, क्योंकि लोगों को ये पता चला कि हमारे लिए हमारे बेटा बेटी यानी जो भी गर्भ में धारण कर रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इसीलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, क्योंकि अब उनके पास रोजगार था, शिक्षा थी, अच्छे खासे खाने के लिए रोटी दाल सब कुछ था, तो यानी कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, उनके पास चिकित्सा, आवास, सारी चीजें हो गई थी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से आप समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भरमौर एरिया एंड व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले देख लेंगे, फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भरमौर एरिया, व्हाट वाज दैट इज हियर ए बी सी एंड डी, आप इसे पढ़िए। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट फॉर दैट इज ए बी सी डी एंड ई। ओके, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए गए, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, कि भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी है, क्यों? अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, बेसिकली आपको इसका वर्णन करना है। तो भाई ये बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अब माना क्यों जाता है, चलिए इसे भी आपको समझा देते अच्छे तरीके से। देखिए हम सभी को पता है, देखो इसमें ना एकदम सिंपल सा पॉइंट टू पॉइंट आंसर की हम बात करेंगे। देखो भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। कैसे? सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और बलुआ भूमि पर भी बनाई जा सकती हैं, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, और बेसिकली ढलान वाला एरिया हो, चढ़ाई वाला एरिया हो, वहां पर भी नॉर्मली हम सड़क बना सकते हैं। लेकिन वहां पे आप प्लेन जल जो आपका नदी वगैरह होता है या फिर ट्रेन, उसको तो नहीं ले जा सकते। ठीक है ना, अब जैसे कोई घाटी है वहां पे आप ट्रेन ले जा सकते हैं जल्दी से, या फिर कोई नॉर्मली गाड़ी वगैरह ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सड़क वहां पे चाहे कच्ची हो या पक्की वहां पे हम बिछा सकते हैं। ठीक है, सड़क परिवहन के द्वारा द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान की जा सकती है, यानी कि आपके घर से अन्य किसी के घर तक सड़क परिवहन के द्वारा जो है वो सेवा प्रदान की जा सकती है। और पहले जो चिट्ठी तार वगैरह चलते थे वो यही तो दर्शाते हैं कि आपने अपने घर से चिट्ठी भेजी और वो दूसरे घर तक सड़क परिवहन के द्वारा पहुंच गई, सिंपल है। ठीक है, आप मार्केट जाते हैं तो ये भी सड़क परिवहन का होता है। आप दुकान पे जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप स्कूल आते हैं,
तो भी सड़क परिवहन का ही तो उदाहरण है। आप कहीं ट्रेन से या हवाई जहाज से तो आते नहीं होंगे, है ना? तो वही चीज है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की पूरक करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये एक ए एरिया है, ठीक है, और ये एक बी एरिया है। अब इस ए एरिया से ये सड़क जा रही है, ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे इस ट्रेन तक जाने के लिए इस ए वाले को क्या ये सीधा हेलीकॉप्टर से यहाँ तक चला जाएगा? अब इतना तो अमीर होता नहीं है कोई कि अपने घर पे जो प्राइवेट चौफर है वो रखेगा, तो नहीं ना। इसीलिए सब जाएंगे तो सड़क मार्ग के द्वारा। अब किसी को एयरपोर्ट पे जाना है तो वो भी सड़क मार्ग के द्वारा जाएगा, किसी को बंदरगाह पे जाना है तो वो भी सड़क मार्ग के द्वारा ही जाएगा। तो इसीलिए जो भी चाहे जल परिवहन हो, ठीक है, रेल परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो, सभी के लिए जो अहम तत्व है, अहम जो साधन है वो रहता है सड़क परिवहन, ठीक है। शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं, यानी कि जो ऐसे सामान है जो बेसिकली जल्दी खराब हो सकते हैं तो उन्हें हम आसानी से ढो सकते हैं। और ये जो विशेषता है ना बच्चों, ये वाली, ये आप ट्रेन में भी डाल सकते हैं। जो ट्रेन जब आएगी ना, अभी आगे हम बताएंगे उसके बारे में, तो उसमें भी आ जाता है, ठीक है। थोड़ी दूरी की मात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक है, जैसे कि आपको ज्यादा नहीं तो 500 मीटर जाना है, ठीक है, या फिर 2 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो इसके लिए सड़क बहुत अच्छी चीज है। अब उसके लिए आप कोई हवाई जहाज तो लेने जाओगे नहीं, ट्रेन तो लेने जाओगे नहीं, है ना। मान लेते हैं आपको आपके घर से स्कूल जाना है, ठीक है, जो कि 1-2 किलोमीटर के एरिया में आता है, तो क्या आप उसके लिए ट्रेन लोगे? नहीं लोगे ना। वही चीज आती है, हवाई जहाज लोगे, इतने तो अमीर हो नहीं रहे हम, है ना। उसके बाद सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव अपेक्षाकृत आसान होता है, लागत भी कम होती है, क्योंकि कहीं भी ऊबड़ खाबड़ होता है, गड्ढा वगैरह बन जाता है, तो आसानी से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन वही ट्रेन या हवाई जहाज, उसमें किसी भी चीज को पहली बात तो उसमें प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन अगर होगी तो उसे जल्दी से हम खत्म नहीं कर पाते, ये चीजें होती है, ठीक है। तो भारत में परिवहन के अन्य साधनों के मामले में जो सड़क परिवहन है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है भाई। चलिए, अब इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, अब हम उसे समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय रेल की समस्या का उल्लेख कीजिए, यानी कि हमें रेलवे की जो समस्या है इसको यहाँ पे दर्शाना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, और इसके योगदान को भी समझाना है। तो याद रखना बच्चों, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या? 3-3 नंबर में इस तरीके से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन कि देश की प्रगति में रेलवे के योगदान को वर्णन कीजिए, ठीक है, और इस तरीके से रेलवे की प्रमुख समस्याएं क्या है इसका वर्णन कीजिए, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं एक-एक करके। तो देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान है, बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? देखो, भारतीय रेल जाल जो है वो विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक माना जाता है, ठीक है, और देश के आर्थिक विकास में इसका बहुत ही ज्यादा योगदान भी देखा जा सकता है, ठीक है। रेलों के द्वारा, यानी कि सिंपल सी बात है, देखो अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल जो है वो विश्व के अनेक जो बड़े-बड़े रेल के जाल, यानी कि रेल का जो परिवहन है उससे जुड़ा हुआ है, और ये हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। रेलों के द्वारा सबसे ज्यादा ढोया जाता जो कोई भी पदार्थ है, कोई खनिज है, तो वो होता है कोयला, ठीक है। कोयले के अलावा अन्य जो भारी भारी कच्चे माल होते हैं जिसकी क्वांटिटी कई हजार टन में होती है, तो उसको रेलवे के माध्यम से छोटी से छोटी बड़ी सी बड़े जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। रेल तैयार माल को भी विभिन्न स्थानों पर बाजारों तक पहुंचा देते हैं। कई माल होते हैं, मालगाड़ी जो होती है उसमें पहले कोयला वगैरह होगा, कच्चा माल होगा, वो पहुंचेगा, ठीक है। अब उसी में दूसरी जो ट्रेन होगी उससे जहाँ पे कोयला छोड़ा, जहाँ पे कोई कच्चा माल छोड़ा, उससे जो चीज निर्मित हुई उसको पूरे देश में फैलाने के लिए आगे भेज दिया जाएगा, वो भी ट्रेन के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। विदेशों से आयातित माल को आंतरिक भागों के बाजारों तक पहुंचाना भी इसी का काम होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात ये करें कि विदेशों से हमें जो भी माल प्राप्त होता है, ठीक है, व्यापार के द्वारा, चाहे फिर वो अनाज हो जाए, अनाज तो खैर भारत को कभी चाहिए ही नहीं था, वो तो आपातकाल की बात अलग है, आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रेलवे की, तो जो भी मेन चीज आती है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसको छोटे से छोटे बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या करती है ट्रेन, उसको पहुंचा देती है, सिंपल सा, ठीक है। इस प्रकार रेल यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, भारी संख्या में माल को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। साथ ही इसकी वजह से कृषि में और उद्योगों के विकास को तेजी भी मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से देश की प्रगति में ये जो रेलवे का योगदान है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 1-2 पॉइंट रेलवे की विशेषता भी बता सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि आखिर रेलवे के लिए हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी समस्या है। सबसे पहली समस्या यह है बच्चों
कि जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं यहाँ पे रेतों के टिब्बे होने के कारण यहाँ पे रेल जो इसकी पटरी है, फिर रेल परिवहन इसको विकसित नहीं किया जाता, रेल पटरी नहीं बिछाई जा सकती, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। के बाद ऐसे क्षेत्र जो वन वाले प्रदेश हैं या फिर दलदली क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रेल मार्ग नहीं बिछाया जा सकता, काफी कठिनाई होती है यहाँ पे भी, ठीक है। अब आप देखें कोई वन होगा या दलदली इलाका होगा, क्या वहां पे रेल मार्ग आप बिछा सकते हो? नहीं बिछा सकते, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है, यानी कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप ट्रेन से गए होंगे और या फिर आपने मूवी में देखा होगा कि ट्रेन के नीचे जो आपकी ट्रेन चल रही होती है उसके नीचे होती है बहुत बड़ी नदी, जैसे आप यमुना या फिर गंगा नदी को देख लीजिए। इसके ऊपर से जब ट्रेन जाती है तो नजारा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें बनाने के लिए वो जो लोहे का पुल होता है ना, उसको कई अरबों का खर्चा आता है, ठीक है। तो इसलिए जब नदियां हो गई या फिर कोई पहाड़ हो गया, वहां पे जब पुल बनाना होता है या फिर अंडरग्राउंड या फिर नदी के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए खर्चा बहुत लगता है। भारत रेलवे का पुराना संरचनात्मक ढांचा, यानी कि भारतीय जो रेलवे है ना, इसका संरचनात्मक ढांचा वही है जो अंग्रेज अपने टाइम पे बना के गए थे, और इसको आज भी इसके लिए कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ यहाँ पे इंसिडेंसेस, कुछ कठिनाइयां देखने को मिली है, ये कुछ समस्याएं, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें समस्याएं आ सकती हैं, तो ये भारतीय रेल की प्रमुख थी, बाकी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके, ठीक है। तो रेल परिवहन के बारे में, सॉरी, ये था हमारा सड़क परिवहन के बारे में। उसके बाद रेल परिवहन का योगदान क्या था और इसकी समस्या क्या। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ से लिखेंगे, वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट कंसिडर्ड मोर यूजफुल देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डिस्क्राइब, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर यूजफुल देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, हाउ, लाइक दिस वन, ठीक है। आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़िए और इजीली समझ लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब आता है अगला, रेलवे हैव अ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रेलवेज। बिल्कुल ठीक है भाई, जो बात यहाँ पे कही गई है। सबसे पहले क्या बताएंगे, रेलवे हैव अ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, तो क्या क्या उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, ठीक है, जिसके लिए ये कंट्रीब्यूट करता है, बेनिफिट जो होता है रेलवे का भारत को। उसके बाद में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडियन रेलवेज की, उसके बारे में आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारा 26, मानव विकास से आप क्या समझते हैं और मानव विकास के लिए 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं मानव विकास का मेन मीनिंग क्या है और इसके लिए 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि मानव विकास का मतलब क्या है, तो मानव विकास का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। याद रखिएगा, मानव विकास की अवधारणा दी है डॉक्टर महबूब उल हक ने, ठीक है। इनके अनुसार मानव विकास से अभिप्राय ये है ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार करता हो। यानी कि मानव विकास का मतलब क्या है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार, कि लोगों के सामने जो विकल्प हैं उन्हें वृद्धि करे और उनके जीवन में सुधार लाए, यही विकास कहलाता है, ठीक है। विकास का मूल उद्देश्य बेसिकली डॉक्टर महबूब उल हक के लिए यह है कि ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिससे कि लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें, इसको बोलते हैं। अब इसको करने के लिए इन्होंने टोटल 4 स्तंभों को समझाया, या फिर टोटल 4 स्तंभ हैं इसके, जिसमें से सबसे पहला स्तंभ क्या है बच्चों, सबसे पहला है समता। देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है समता यानी कि समानता। तो देखो अवसरों में प्रत्येक को समान भागीदारी मिलना ही समानता, यानी कि जो भी अवसर निकलता है उसमें सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। लोगों को जो अवसर मिलता है उसे किसी भी लिंग के आधार पे, स्त्री या पुरुष के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, आय के आधार पे या फिर जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, तभी मानव अपना विकास कर पाएगा। तो पहला हो गया समता हमारा, ठीक है, पहला समता हो गया। दूसरा है सतत पोषणीयता। अब मान लेते हैं कि अवसर आपको मिल गया, लेकिन अवसर ऐसा तो है नहीं कि ये जो है एक बार मिल गया खत्म हो गया, नहीं, अवसरों की निरंतरता में उपलब्धि बनी रहनी चाहिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी को समान अवसर मिलते रहें। यानी कि देखो सिंपल सी बात ये है कि आपके पास वर्तमान में जो भी पर्यावरणीय संसाधन, जो भी वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन है, उससे आपको इस तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है
वो भी आपके द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों को, उपयोग किए गए पदार्थों को यूज कर सके। जैसे आज के टाइम में पेट्रोल है, तो आने वाले 40, 50 या 100 वर्षों के दौरान ही ये पेट्रोल हो जाएगा खत्म, अगर हमने इसका संरक्षण नहीं किया तो। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है उत्पादकता की। उत्पादकता का क्या मतलब है? उत्पादकता शब्द का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि वो कितना कमा सकता है या कितना उत्पादन कर सकता है कृषि में या फिर अन्य क्षेत्र में, उसको दर्शाया जाता है। तो लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि लोग जो हैं उनको अगर नहीं आता कोई काम या फिर समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत होती है, तो उन समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें इस लायक बनाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन जीने के लिए जो मूलभूत इकाइयां हैं उनको एकत्र कर सके। ठीक है, लोगों को अपना अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपने लिए बेहतर चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार है और जो कि सरकार को ऐसा करवाना भी चाहिए। ये चीजें आती हैं, तो इन सभी से क्या होगा? उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद सशक्तिकरण, इसका मतलब क्या है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उन्हें हर एक तरीके से समर्थ बनाया जाना चाहिए ताकि वो समाज के अन्य लोगों के साथ में चुनौती कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, पहले तो देखो मान लेते टोटल 100 लोग हैं, अब वहां पे एक बंदा ऐसा है जिसकी जाति छोटी है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का है, तो उसके साथ हमें अच्छा और विशेष व्यवहार करना चाहिए ताकि वो इन 100 लोगों से क्या कर सके? कंपटीशन कर सके। और जब कंपटीशन करेगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो है उसके लायक हो चुका है। ये चीज यहाँ पे कही जाती है। ठीक है भाई, तो मानव विकास क्या होता है? और मानव विकास के लिए जो 4 स्तंभ है बच्चों: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? डिस्क्राइब द 4 मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है? और ह्यूमन डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, इसके बारे में आप ये पॉइंट लिखेंगे। एंड देन 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द फर्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी या फिर इक्वलिटी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद में प्रोडक्टिविटी एंड देन एम्पावरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलती हो। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश नॉर्मली जो है वीक तो सभी की होती है। ठीक है, बाकी कोशिश मैं करता हूँ कि आपको समझा दूं। उसके बाद देखिए क्या है, स्वतंत्रता के बाद में भारत के आयात व निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप की समीक्षा कीजिए। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले ये किन किन चीजों को खरीदता था। ठीक है, और भारत जब खरीदता था और बेचता था, और भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में ये किन किन चीजों को खरीदता है और किन किन चीजों को बेचता है, ये समझाना है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद में भारत के आयात। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब ये आजाद हो जाता है उसके बाद में। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। देखो 1950-1960 के दशक के खाद्यान्नों की कमी के कारण भारत को बहुत ही ज्यादा जो प्रमुख वस्तुएं थी खाद्यान्न के मामले में वो इसे क्या करनी पड़ी? आयात करनी पड़ी, यानी कि खरीदनी पड़ी। जैसे कि इसको गेहूं और मेनली गेहूं चावल ज्यादातर खरीदने पड़ गए थे। ठीक है, और ऐसा माल जिसमें पूंजी ज्यादा लगे उनको, मशीनरियों को और उपस्कर यानी कि छोटे मोटे जो हथियार थे वो इसे खरीदने पड़े थे। ठीक है, खाद्यान्न की कमी के कारण खाद्यान्न खरीदा और मशीनरी खरीदी, उपस्कर यानी कि कुछ छोटे मोटे हथियार खरीदे। ठीक है, कब? 1950 और 1960 के दशक में। 1970 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो भारत ने क्या किया? जो खाद्यान्न था इसका आयात रोक दिया, क्योंकि भाई हरित क्रांति से हमारे पास बहुत ज्यादा अनाज हो गया, बल्कि हम आयात के लिए निर्यात करने लगे। ठीक है, तो खाद्यान्न का आयात तो हमने रोक दिया, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम का आयात जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद में जब भारत ने औद्योगिकरण अपना किया 1996 या 1 के आसपास, जब इसने नीति अपनाई थी अपनी, ठीक है, वैश्वीकरण की नीति, उसके बाद में इसने अपना औद्योगिकरण बहुत तेजी से किया। तो इसने जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उनका भी आयात करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे करके और अमीर बनता चला जा रहा था। ठीक है, भारत में जो मेनली आयात वस्तु होती थी वो ज्यादातर सोना होती थी, चांदा, धातु चीजें और मेनली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये मेन हुआ करती थी इसके मामले में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत स्वतंत्रता के बाद में भारत का जो आयात वाला संगठन था, यानी कि ये क्या क्या खरीदता था इसके बारे में। तो पहले क्या क्या खरीदता था? खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी, उपस्कर खरीदता था।
लेकिन जब 1970 के दशक में हरित क्रांति हुई तो खाद्यान्न रोक दिया इसका आयात करना, लेकिन पेट्रोलियम का आयात बढ़ा दिया। और जब इसने औद्योगिकरण अपनाया भारत ने, तो पूंजीगत वस्तुओं का आयात शुरू कर दिया इसने, ठीक है, मतलब आयात यानी कि लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में भारत के आयात की अन्य वस्तुएं आ जाती है, जैसे कि ये ज्यादातर स्वर्ण, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को मंगाया जाता है अपने पास, ठीक है। अब आता है निर्यात के बदलते स्वरूप, यानी कि भारत ने क्या क्या अपनी तरफ से जो है वो वर्ल्ड को दिया, ठीक है, क्या क्या इसने बेचा। एक तरीके से देखो, इस तरीके से देखेंगे कि 1950 और 1960 के दशक में अयस्क खनिजों व निर्मित सामानों का निर्यात किया गया, यानी कि 1960 और 50 के दशक में क्या किया था भारत ने, अपने देश से भेजा था ज्यादातर खनिज को, खनिज में जैसे कि सूती जो कपड़े होते हैं इसके बारे में, या फिर जो निर्मित सामान वगैरह होता है कपास टाइप में, इसको भेजा था इसने, ठीक है, कपड़े वगैरह। और एक चीज तो भाई ये निर्यात पक्का करेगा, कौन? कॉफी, मसाले, चाय और दाल। क्यों भाई? क्योंकि इसकी कृषि, इसकी जो बागानी होती है वो भारत में बहुत होती है, इसीलिए हमेशा से ये, और वर्तमान में भी ये बहुत ज्यादा निर्यात कर भी रहा है इस मामले में, ठीक है। 2003 और 4 में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, यानी कि भारत ने खुद अपने देश से इलेक्ट्रॉनिक सामान बना बना के विश्व में भेजना शुरू कर दिया। पहले खरीदता था, लेकिन 2003-4 के बाद में ये और तेजी से क्या किया, इसने खरीदने की बजाय बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मणि, रत्न, आभूषण, इनका भी निर्यात भारत ने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से भारत जो पहले खरीदता था उसी को धीरे धीरे भारत पे अब बेचने लगा था एक तरह से, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी को। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। Examine the changing pattern of India's import and export composition since independence. So the changes patterns of India's import and composition since independence. सबसे पहले क्या है, इंपोर्ट के बारे में। तो क्या क्या ये इंपोर्ट करता था इसके बारे में आप ये पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में ये क्या क्या एक्सपोर्ट करता था इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बारी आती है बच्चों अगले क्वेश्चन की। ये वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो आपसे बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार प्रश्न आया है। जिन दोनों में से गारंटेड आपका एक ना एक प्रश्न तो पक्का आने वाला है, एक ना एक प्रश्न तो पक्का ही आएगा, गारंटेड इस बात की। कैसे? देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पे आप एक नहीं 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। कैसे? आपको बताना है गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है, और विश्व के किन भागों में ऐसी कृषि की जाती है आपको ये भी बताना है। अथवा में क्या दिया हुआ है, चलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो ये भी बहुत बार आता है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। तो गहन निर्वाह जो कृषि है ये 2 तरीके की होती है। एक होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी कि जिसमें प्रमुख फसल चावल हो, और एक होती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी कि जिसमें चावल के बिना जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो गहन निर्वाह कृषि में सबसे पहले बात करते हैं चावल प्रधान यानी कि चावल वाली कृषि। तो प्रमुख फसल क्या है बच्चों? प्रमुख फसल होती है इसमें चावल, ठीक है। और खेतों का जो इसमें आकार है वो बेसिकली होता ये कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है, तो इसीलिए खेतों का आकार होता है इसमें काफी ज्यादा छोटा, ठीक है। अब खेतों का आकार छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है इस कृषि के कार्य में उस किसान का पूरा परिवार कार्य करता था, ठीक है, क्योंकि उसे लगता था कि काम अच्छे से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। श्रम कितना लगता था? तो देखो भूमि का इसमें गहन उपयोग होता था, इसीलिए यहाँ यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। उपज बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते थे, पशुओं के गोबर की खाद एवं जो हरी खाद होती है उसका उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता था, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता था। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं प्रति इकाई और कृषक, यानी कि ये एक बेसिकली गांव है, ठीक है। अब इसमें टोटल हैं 10 परिवार, और 10 परिवार के पास में टोटल जो है वो 1 एकड़ जमीन है, ठीक है। लेकिन इन 10 परिवारों के जो लोग हैं इनकी जो जनसंख्या परिवार की वो अलग है। जैसे किसी एक परिवार में 2 लोग हैं तो किसी एक परिवार में 10 लोग हैं, तो इस हिसाब से प्रति एक किसान की जो इकाई के आधार पे, एकड़ के हिसाब से तो उनका सही होता था उत्पादन,
लेकिन अगर एक एक कृषि में बांटेंगे तो जहाँ पे जिस घर में 10 लोग हैं उसमें कम बटेगा, जिसमें 2 हैं उसमें ज्यादा बटेगा। तो यही है कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक था लेकिन प्रति कृषक उत्पादन बहुत ही कम था। ये चीजें इसमें इस वाले पार्ट में जो कि है चावल गहन प्रधान कृषि के बारे में। ठीक है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। ओके, अब दूसरा क्या है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, और इसी में आ जाएंगे कहां कहां पे ये की जाती है। तो देखो, मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच, जलवायु, मृदा, अन्य भौगोलिक कारकों की वजह से ये जो धान, धन नहीं, पैसा नहीं भाई, पैसा रुपया नहीं, धान, धान की फसल उगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि भाई वहां पे उच्चावच, अच्छी जलवायु, अच्छी मृदा, अन्य जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं धान की फसल के लिए वो नहीं मिलती इसीलिए। एवं उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, यहाँ पर गेहूं बोया जाता है, सोयाबीन, जौ बोया जाता है, सूरजमुखी बोया जाता है, लेकिन चावल नहीं बोया जाता क्योंकि यहाँ पर जो है ये ज्यादातर पाया नहीं जाता। ठीक है, भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं, दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। कृषि की अधिकतर विशेषता तो वही है जो चावल प्रधान की है, केवल अंतर ये है कि इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, और उसमें सिंचाई नॉर्मली हो ही जाती है। ये चीजें हो, तो एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है भाई, कहां कहां पे होती है सारी चीजें समझ गए। अब बारी आती है इसमें दूसरे क्वेश्चन की, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चलवासी पशुचारण के बारे में। देखो, नाम से पता चल रहा है चलवासी पशुचारण, यानी कि जो लोग अपने पशुओं को चराने के लिए चलते फिरते रहते होंगे, एक जगह पे टिक के नहीं रहते होंगे। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ क्या होता है, ये जो चलवासी पशुचारक होते हैं इनका समुदाय चारे की तलाश में, जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे अपने मवेशी यानी कि अपने जो जानवर होते थे इनके साथ में, भेड़ बकरी जो भी ये पालते थे। ठीक है, इसमें पूंजी कितनी लगती थी, तो भाई ये जो पार्ट है ना चलवासी पशुचारण का, ये पूंजी प्रधान नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें पशुओं को ना प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, यानी कि प्राकृतिक तौर पे पाला जाता है, इसके लिए कोई फार्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है चलवासी पशुचारण। ठीक है, अब देखो देखभाल कैसे होती है पशुओं की, तो सिंपल सी बात है, जब इसमें पूंजी नहीं लग रही है, प्राकृतिक परिवेश में पाले जा रहे हैं, तो क्या मतलब है, पशु जो प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं इसीलिए इनकी विशेष देखभाल की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, पशुओं के प्रकार क्या होते हैं, तो एक ही समय पर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं वो पाले जा सकते हैं। जैसे कि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सहारा, एशिया, यहाँ पे जो मरुस्थल है यहाँ पे कोई भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई ऊंट पालता है, इनकी बहुत प्रकार के जो जानवर हैं वो यहाँ पे पाले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, तो पुरानी दुनिया के देश जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, मध्य चीन, यूरोप व एशिया, यहाँ पे ज्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया ना कि चलवासु पशुचारण में क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे घूमते रहते हैं, ज्यादा पूंजी नहीं लगती है, पशुओं की देखभाल प्राकृतिक तौर पे होती है, विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, कई प्रकार के पशु पाए जा सकते हैं और इसमें जो है वो पुरानी दुनिया के देश शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक इसके विपरीत आ जाता है वाणिज्य पशुधन पालन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि एक निश्चित या फिर विशाल क्षेत्र पर फार्म किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय तौर पे करनी पड़ती है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि पशु को उठाया और यहाँ से मुंह उठा के वहां चले, नहीं, वाणिज्य पशुधन पालन में ये होता है कि आप एक निश्चित स्थान पे फार्म खोलते हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर जानवर को पालते हैं। ठीक है, क्या इसमें पूंजी लगती है, तो हाँ भाई, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा इसमें पूंजी ज्यादा लगती है। पशु की देखभाल कैसे होती है, तो वैज्ञानिक तरीके से होती है, इसमें देखभाल होती है, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी देखभाल होती है। पशु के प्रकार, तो केवल एक फार्म में किसी एक ही प्रकार का पशु पाला जा सकता है, यानी कि जैसे मुर्गी फार्म है तो मुर्गा ही पाला जाएगा। ठीक है, अगर भेड़ फार्म है तो वहां पे भेड़ ही पाली जाएगी, यानी कि एक ही जानवर एक फार्म में पाला जाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र हैं, तो नई दुनिया के क्षेत्र जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि, ये सभी वाणिज्य पशुधन पालन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं वाणिज्य पशुधन पालन और इसको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं, आप देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में, दूसरा था चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के बारे में, फिर यहाँ पे मैं समझना था चलवासी पशुचारण के बारे में,
उसके बाद वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से देख लेंगे, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। तो इसको हम दो तरीके से बांटते हैं, एक होता है राइस डोमिनेटेड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जिसमें मेजर क्रॉप होता है राइस, एंड इंटेंसिव जो सब्सटेंसेस है एग्रीकल्चर का विदाउट राइस, वो क्या है, वो ये वाले आ जाते हैं। और इसके बारे में आपके ये जो व्याख्या है यहाँ पे ये टोटल हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे सुनिए अच्छे तरीके से। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये था, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिज्म एंड कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ठीक है, तो नोमैडिक के बारे में, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के बारे में यहाँ पे ये समझा। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे से आसान से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेस्टोरलिज्म। ठीक है, पेस्टोरलिज्म के बारे में, इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़िए और इजीली आप इन्हें आसानी से रीड आउट कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है अगले पार्ट की, कमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में। तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आते हैं, आप इसको आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेल यहाँ पर अभी तक हमने कर लिए हैं अपने 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में मिली हुई थी चॉइस, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। अब बारी आएगी बच्चों हमारे सेक्शन नंबर डी की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 वर्ल्ड मैप और जो 30 आपका इंडिया मैप का होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके समझेंगे। तो 29 में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। 29 में दिया हुआ है, विश्व के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित 7 लक्षण दर्शाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इनमें से किन्हीं 5 लक्षणों को पहचानिए तथा प्रत्येक विशेषता के निकट अंकित रेखाओं पर उनके सही नाम लिखिए। तो आइए समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों ऑस्ट्रेलिया का वायु पतन। ठीक है, तो ए कहां पे है बच्चों, ये रहा, ए दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वायु पतन। तो इसका नाम क्या है हमें ये पहचानना, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए। फिर दूसरा दिया हुआ है यूरोप का समुद्री पतन, बी। तो यहाँ पे ये बी है, यूरोप का समुद्री पतन। सी है यूरेशिया में विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र, ये है यूरेशिया का अनाज कृषि का क्षेत्र। जनसंख्या की वृद्धि के आधार पे एशिया में सबसे कम वृद्धि दर वाला देश है, डी। यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो ये रहा ई। और एफ है संसार में प्रमुख वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र, तो ये वाला आ जाता है। अब एक एक करके जो विशेषता दी गई है उसके आधार पे अब हम लिखेंगे इनका नाम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का एक वायु पतन। तो वायु पतन आपको ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है बच्चों डार्विन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डार्विन। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं एक बार, क्योंकि यहाँ पे ना लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला ए है इसको हम बोलते हैं डार्विन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम डार्विन। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया का वायु पतन। दूसरा क्या है, यूरोप का समुद्री पतन, जो कि हमारा बी वाला यहाँ पे दिया हुआ है। बी वाले का नाम देखते हैं क्या है, बी वाले का नाम है लंदन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंदन। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लंदन। ओके, अब सी क्या है बच्चों, यूरेशिया में विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र। तो ये दिया हुआ है बच्चों हमारा अनाज कृषि का क्षेत्र, इसको बोलते हैं स्टेपीज। सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं इसको, स्टेपीज बोलते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, जनसंख्या की वृद्धि के आधार पे एशिया का सबसे कम जहां पे वृद्धि दर होता है, तो ये क्या है बच्चों, ये है यहाँ पे जापान। ये जो डी अंकित किया गया है ना, ये जापान है। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रफल के आधार पे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। तो ये जो ई दिया हुआ है ये क्या है बच्चों, ये है ब्राजील। क्या है बच्चों, ये ब्राजील है। और उसके बाद सबसे आखिरी क्या आ जाता है, संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र कौन सा है, पशुधन पालन क्षेत्र वाणिज्य वाला। ठीक है, वो कौन सा है, इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। एफ क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें मैं मैप आपको दोबारा समझा देता हूं, देख लो।
कि ऑस्ट्रेलिया का जो वायु पतन है जो यहाँ पे दिया गया है पहले पे, ये है आपका डार्विन, ठीक है। और जो यूरोप का समुद्री पतन दिया गया है ये है आपका लंदन। यूरेशिया में जो विस्तृत अनाज कृषि का क्षेत्र है उसका नाम है स्टेपीज। और जनसंख्या वृद्धि के आधार पर एशिया में सबसे कम वृद्धि वाला देश है जापान। और क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और संसार में प्रमुख वाणिज्य फसल वाले क्षेत्र जो यहाँ पे दिया गया है ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। अब इन क्वेश्चन को आप इंग्लिश में यहाँ से लिख लीजिए जो आपके आंसर हैं इसके बारे में, ठीक है। और वही सेम चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पोर्ट के बारे में, सी पोर्ट ऑफ यूरोप, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन ऑफ यूरेशिया, एशिया's lowest growth country on the basis of population growth, the largest country in South America continent by area, major commercial livestock region in the world, इस तरीके से है। तो सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहे। और बाकी अंकित करना है तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा दृष्टिवादी बच्चों के लिए नाम है कि ऑस्ट्रेलिया के वायु पतन का नाम लिखो, यूरोप के किसी एक समुद्री पतन का नाम लिखो, ठीक है। तो जो मैप का है ना, ठीक, वही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मैप वाला भी आपका सेम टू सेम यहीं पे आ जाता है। अब बारी आती है बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में देखो क्वेश्चन आपका दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो हो सकता है कि आपको किसी एक टॉपिक के संबंध में 7 से तकरीबन 7 पॉइंट देगा और आपसे पूछेगा इनको अंकित करके बताइए, या फिर आपसे से पूछेगा कि अलग अलग टॉपिक के अलग अलग आपको नाम दे देगा और पूछेगा कि इनको अंकित करिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आसान तरीके से मैं आपको समझाने के लिए मैंने मैप लिया है, कौन सा, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को सूती वस्त्र उद्योग के रूप में चिन्हित करना है। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है अहमदाबाद की, फिर सूरत, फिर ग्वालियर, उसके बाद वाराणसी, फिर मुर्शिदाबाद, फिर यहाँ पे पुणे, और एक आ जाता है यहाँ पे नागपुर। टोटल आपको यहाँ पे कितने मिल गए? ये मिल जाते हैं आपको 7। इन सभी को आपको क्या करना है? अंकित करना है मैप पे एक एक, ठीक है। तो मैप आपका ये है। अब एक भरा हुआ मैप मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ये अंकित किया हुआ है। तो देखिए आप ना इसका एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप अच्छे तरीके से सूती वस्त्र उद्योग को याद करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस वाले एरिया की, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मेनली जो पार्ट है आप उसको याद रखिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अहमदाबाद, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चों? एक सेकेंड। सबसे पहला दिया हुआ है हमारे सामने अहमदाबाद, ओके। बाद उसके बाद में है सूरत, फिर यहाँ पे पुणे आ जाता है, यहाँ पे आता है शोलपुर, ठीक है। यहाँ पे आता है शोलपुर, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे नागपुर, और यहाँ पे आ जाएगा ग्वालियर, यहाँ पे वाराणसी, यहाँ पे आ जाता है आपका मुर्शिदाबाद, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके? तो याद करने का आसान तरीका क्या है कि आप इनको अल्फाबेटिकल में बांट दीजिए। जैसे कि ए एज ए अहमदाबाद, ठीक है, ए एस एज ए सूरत, ठीक है, एएसपी ऐसे डीएसपी होता है ना, तो उसी तरीके से एएसपी, और उसके बाद में यहाँ पे एस, ठीक है, एस एम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन यानी कि नागपुर, ग्वालियर यहाँ पे आ जाएगा, वाराणसी तो आप सभी को पता ही है, और मुर्शिदाबाद आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये है आपके सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, ठीक है। अब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो हाइक है, चलो ओके। वेल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। टोटल हमारे 40 से 42 मिनट हुए हैं, लेकिन इस बीच हमने आपकी जो तैयारी है आपके पेपर के लिए बहुत ही बेहतरीन करवा दी है, ठीक है। मेरी तरफ से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैंने करवा दी है ऑलरेडी। 2 सैंपल पेपर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आपको एक सैंपल पेपर और देखना है तो आप सभी बच्चे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि यस सर एक सैंपल पेपर और करवा दीजिए, जिससे और भी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, ठीक है। और आपको 1-2 क्वेश्चन नए नए जानने को मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए एक नए पेपर के लिए, तो मैं उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप सभी को आज की ये वाली जो वीडियो ये कैसी लगी, आप सभी बच्चे जरूर बताना। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों इसी वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। और आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर तो जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप सभी को कमेंट में मुझे एक चीज बतानी है, क्या आपको एक और सैंपल पर देखना है या नहीं, ठीक है। अगर देखना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, नहीं देखना है तो भी बताइए, ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं
कि हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्ड कितना करते हैं। ओके, बाकी आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपको आपके इंग्लिश जो ज्योग्राफी का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से आपको आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी बच्चे एग्जाम अच्छे से करके आना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।